कक्षा 12 बही खाता एवं लेखा शास्त्र। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। नियम नंबर 3, प्रश्न में 2 ख्याति का दिया होना। प्यारे बच्चों, जब प्रश्न में 2 ख्याति की राशि दी गई होती है तो उसका लेखा कैसे किया जाएगा, एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम समझाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न 1, ए बी और सी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2005 को उनका निम्नांकित आर्थिक चिट्ठा था। चिट्ठा बनाया गया है। पूंजी और दायित्व रकम, पूंजी खाते ए की 36,000 रुपये, बी की 44,000 रुपये, सी की 52,000 रुपये, योग 1,32,000 रुपये, लेनदार 64,000 रुपये, देय विपत्र 32,000 रुपये, लाभ हानि खाता 14,000 रुपये। संपत्तियां और जायदाद रकम लिखी गई है। नकद 18,000 रुपये, प्राप्त विपत्र 24,000 रुपये, फर्नीचर 28,000 रुपये, रहतिया 44,000 रुपये, देनदार 42,000 रुपये, विनियोग 32,000 रुपये, मशीन 34,000 रुपये, ख्याति 20,000 रुपये। चिट्ठे का योग दिखा गया है 2,42,000 रुपये। संपत्ति पक्ष का योग है 2,42,000 रुपये, दायित्व पक्ष का योग है। प्यारे बच्चों, परिवर्तन जो हम नीचे देख रहे हैं वे डी को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देते हैं। पहली शर्त है फर्नीचर, विनियोग और मशीन को 15% से हराशित किया जाएगा। दूसरी शर्त है स्टॉक का मूल्यांकन 48,000 रुपये है। तीसरी शर्त है अदत्त किराया 1,800 रुपये है। चौथा पॉइंट है पूर्वदत्त वेतन 800 रुपये है। 5वां पॉइंट है डी फर्म के भविष्य के लाभों के 1/6 हिस्से के लिए 32,000 रुपये पूंजी और 6,000 रुपये ख्याति नकद लाता है। छठा और अंतिम पॉइंट है साझेदारों का पूंजी खाता उनके लाभ विभाजन अनुपात में डी की पूंजी को आधार मानते हुए होगा। आवश्यक खाते तथा फर्म का नया चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, इस प्रश्न में 2 ख्याति दी गई है। एक ख्याति बहियों में पहले से खुला हुआ है, एक ख्याति देख रहे हैं डी फर्म में प्रवेश कर रहा है, अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति दोनों ही नकद दे रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब प्रश्न में 2 ख्याति दी गई होती है हमें क्या करना पड़ता है, एक ख्याति को बंद करना पड़ता है, दूसरी ख्याति को फर्म में चालू रखना होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी के गठन में किसी प्रकार का परिवर्तन होते ही साझेदारी भंग हो जाती है। लेकिन साझेदारी के भंग होने का तात्पर्य होता है साझेदारी शाश्वत रूप से अनवरत रूप से चलती रहती है। किंतु साझेदारी का भंग होना और फर्म का भंग होना, इन दोनों वाक्यांशों में बहुत अंतर है। फर्म के भंग होने का तात्पर्य होता है फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन साझेदारी के भंग होने पर साझेदारी शाश्वत रूप से चलती रहेगी। जैसा यहाँ देख रहे हैं डी साझेदारी में प्रवेश कर रहा है, अतः केवल साझेदारी भंग हो रही है, लेकिन साझेदारी क्या है, अनवरत रूप से शाश्वत रूप से चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं जो प्रश्न में ख्याति लिखा गया है बहियों में पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है और डी हमारे फर्म में जो प्रवेश कर रहा है अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति दोनों ही नकद दे रहा है। ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, बहियों में पहले से खुले हुए ख्याति खाते को हमें बंद करना पड़ता है। बंद करने का नियम होता है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते पुराने अनुपात में डेबिट और ख्याति खाते को क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसा होने से ख्याति बंद हो जाती है। बंद होने का तात्पर्य होता है इस ख्याति को अब चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में नहीं दर्शाया जाएगा।
नए साझेदार द्वारा दी गई ख्यात की जो राशि होती है उसको क्या करना पड़ता है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट करके उनकी पूंजी खाते के योग को बढ़ा दिया जाता है। और यही ख्यात क्या होती है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में रोकड़ में जोड़ करके दर्शाई जाती है। प्यारे बच्चों, परिवर्तन हम जो देख रहे हैं, इस प्रश्न में जो परिवर्तन हो रहा है, दी साझेदारी में प्रवेश कर रहा है। पहली शर्त है फर्नीचर, विनियोग और मशीन को 15% से हरासित किया जाएगा। हरासित माने इसका मूल्य कम किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न में क्या होता है, संपत्तियों के मूल्य बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, तो हमें कौन सा खाता बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें पहले बनाना पड़ता है। आइए हम प्रश्न को देख रहे हैं। पहला पॉइंट है फर्नीचर, विनियोग और मशीन को 15% से हरासित किया जाएगा। इसका मतलब है कि बही में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना अपरिहार्य हो गया। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम पहले बनाएंगे। आइए हम ये खाता बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आर मीन्स होता है अथवा, आर मीन्स अथवा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। प्यारे बच्चों, ये खाता तभी बनता है जब संपत्ति के मूल्य बढ़ जाएं अथवा घट जाएं, उनका समायोजन इसी खाते में किया जाता है। तो आइए हम इस खाते को बनाते हैं। ये हमारा बन रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाईं तरफ डी आर होता है, दाईं तरफ सी आर मीन्स होता है क्रेडिट। अब यहां लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, AMT लिख देते हैं, अमाउंट हो जाता है पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, फर्नीचर, विनियोग और मशीन को 15% से कम किया जाएगा। फर्नीचर देखिए ऊपर लिखा है 28,000 रुपये, इसको हम निकालते हैं 28,000 गुणे 15/100 करेंगे, 2 शून्य कट गया, 15 से गुणा करना है, 15 शून्य शून्य, 15 8 120, हासिल आएगा 12, 15 दूनी 30, 12 42 होता है। तो ये 4200 रुपये की कमी फर्नीचर के मूल्य में आ रही है, जिसका लेखा कहाँ करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर टू फर्नीचर अकाउंट, इसके मूल्य में 4200 रुपये की कमी आ गई, जो फर्म के लिए हानि है, अतः इसका लेखा रीवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में किया गया। दूसरी संपत्ति क्या है, विनियोग का भी मूल्य 15% से कम हो रहा है। आइए देखें विनियोग कितना है, विनियोग का मूल्य 32,000 रुपये लिखा है, तो 32,000 रुपये विनियोग के मूल्य में 15% की कमी होगी, तो डबल शून्य कट गया, 15 से गुणा करना है, 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30, हासिल आएगा 3, 15 के 45, 3 48, अर्थात विनियोग के मूल्य में 4800 रुपये की कमी हो रही है, जिसका लेखा कहाँ करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। विनियोग के मूल्य में 4800 रुपये की कमी हो रही है, यह भी फर्म के लिए हानि है, अतः इसका लेखा रीवैल्यूएशन में डेबिट किया गया। डेबिट का मतलब होता है लाभ से उस हानि को पूरा कर लिया जाए और देखा जाए कि रीवैल्यूएशन पर कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। अब आइए तीसरी संपत्ति हमारी है मशीन। मशीन देखिए यहाँ पर लिखा है 34,000 रुपये, 34,000 रुपये मशीन को लिख करके हम ह्रास को निकालें।
डबल शून्य कट गया, 15 शून्य शून्य, 15 चौका 60, हासिल आएगा 6, 15 तिया 45, 6 51 रुपये। तो टू मशीन अकाउंट, इसके मूल्य में 51 रुपये की कमी हो गई, जो फर्म के लिए हानि है, रीवैल्यूएशन में डेबिट किया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, स्टॉक का मूल्यांकन 48,000 रुपये है। अब देखिए स्टॉक माने रह दिया, इसका मूल्य बही में 44,000 रुपये दिखाया गया है। अब इसका मूल्य हो गया 48,000 रुपये, कितना बढ़ गया 4,000 रुपये। तो ये फर्म के लिए लाभ हुआ, इसलिए इसका लेखा हम करेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में। लिखेंगे बाई स्टॉक अकाउंट, तो 4,000 रुपया स्टॉक का मूल्य बढ़ गया, जो फर्म के लिए लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अदत्त किराया 1800 रुपये है। प्यारे बच्चों, ये किराया नहीं दिया गया है। जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम किया है या किसी मकान के किराए को हमने दे दिया है, उस पर 1800 रुपये किराया अभी नहीं दिया गया है, उसकी व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही करेंगे। अर्थात रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब होता है कि उतने रुपए की व्यवस्था हम लाभ हानि खाते से कर ले रहे हैं। अब हम उस किराए का भुगतान कर सकेंगे जिसको हमें किराया देना होगा। इसलिए इसकी व्यवस्था करने के लिए इसको हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। तो आइए डेबिट करें। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अदत्त किराया 1800 रुपया है, जिसको रीवैल्यूएशन में डेबिट किया जा रहा है। आगे देखें, पूर्वदत्त वेतन लिखा है 800 रुपया। किसी व्यक्ति को पहले ही वेतन दे दिया गया है, अर्थात यह फर्म के लिए लाभ है। फर्म क्या करेगी? उससे अपनी संपत्ति को प्राप्त करेगी, यह देनदार की तरह हुआ। इसलिए इसका लेखा कहा करते हैं? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में करते हैं। तो लिखेंगे बाई प्रीपेड सैलरी, पूर्वदत्त वेतन खाते का 800 रुपया लिखा जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं संपत्ति के मूल्य जहां कम हुए कम कर दिए गए, जहां बढ़े उसको बढ़ा दिया गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों पक्षों का लाभ या हानि की जानकारी करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि रीवैल्यूएशन का डेबिट पक्ष अधिक है, क्रेडिट पक्ष कम है, अर्थात लाभ पक्ष कम है, हानि पक्ष अधिक है। तो पहले हानि पक्ष को हम जोड़ लें। जोड़ते हैं 0 0 8 2 10 1 11 8 19, हासिल आएगा 1 4 1 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 15,900 रुपये की ये फर्म की कुल हानि हो रही है। और आप देख रहे हैं यह जोग आप इधर भी कर लें, अर्थात यहाँ भी लिख लें 15,900 रुपये आप क्रेडिट पक्ष में भी लिख लें, क्योंकि दोनों पक्ष का योग बराबर होता है। ये योग बराबर कर लिया गया। अब ये हानि है, यह लाभ है। लाभ को जोड़ करके इस हानि से निकालिए, अंतर क्या मिलेगा? आपको कुल कितनी हानि मिली वो मिल जाएगा आपको। यहाँ लिखेंगे हम बाई लॉस अकाउंट, अर्थात हानि खाते से ये कुल हानि है, यह फर्म का लाभ है, इसमें से घटाया जाए। 0 0 में से 0 गए 0 होगा, 0 में से 0 गए 0 होगा। 8 है, 9 के नीचे 8 लिखा गया है, 9 में से 8 गए कितना होता है? 1 होता है। और ये 4 है, इसके नीचे 4 लिखा गया, 5 में से 4 गए कितना होगा? 1 होगा। और ये यहाँ है 11,100 रुपये की कुल हानि आ गई। अब क्या करेंगे आप? यह फर्म की कुल हानि 11,100 रुपये मिली है, इसको हम क्या करेंगे? ए, बी और सी में क्या करेंगे? उनके जो लाभ हानि का अनुपात दिया है 2:3:5 में इसको हम बांट देंगे। अर्थात ए कितनी हानि को सहन करेगा, बी कितनी हानि को सहन करेगा, सी कितनी हानि को सहन करेगा, डी इसमें कोई हानि में भागीदारी नहीं निभाएगा। चूंकि डी अभी फर्म में नए ग्रुप में आ रहा है, भविष्य में कोई लाभ होगा तो लाभ हानि का बंटवारा में उसका हिस्सा तब बनेगा। आइए हम हानि को बांटते हैं। 11,100 रुपये की कुल हानि है,
इसको 2:3:5 में बांटा जाना है। इसको हम कहते हैं 2-3-5, 2/10, 3/10, 5/10। तो 2/10 ये कर लें, 11,100 गुणे 3/10 कर लें, जो बी का होगा। 11,100 गुणे 5/10 कर लें, जो ये सी का होगा। एक शून्य कट गया, तो करते हैं कितना आएगा, 2 शून्य शून्य, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, यानी 2220 रुपए की हानि ये सहन करेगा। ये ए को सहन करना होगा। 3 से गुणा कर लें, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3,330 रुपए की हानि कौन सहन करेगा, बी सहन करेगा। और देखिए ये 5,550 रुपए की हानि सी सहन करेगा। देखिए जो फर्म को हानि उठानी पड़ी है वो 11,100 रुपए की हानि है, जिसको ए बी सी में बांट दिया गया। ए 2220 रुपए की हानि सहन करेगा, बी 3330 रुपए की हानि सहन करेगा और सी 5,550 रुपए की हानि सहन करेगा। इसको यहाँ लिखा जाएगा बाई एज कैपिटल, अर्थात ए की पूंजी कितने रुपए से कम हो गई, बाई बीज कैपिटल, बी की पूंजी कितने रुपए से कम हो गई, बाई सीज कैपिटल, सी की पूंजी भी कितने रुपए से कम हो गई। तो 2,220 रुपए से ए की पूंजी कम हो जाएगी, 3,330 रुपए से बी की पूंजी कम हो जाएगी, 5,550 रुपए से सी की पूंजी कम हो जाएगी। यहाँ लिख लें हम 2:3:5 में इस हानि को बांटा गया है। प्यारे बच्चों, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हमको मिला, फर्म को कुल 11,100 रुपए की हानि उठानी पड़ी है। यह हानि ए बी सी में उनके लाभ विभाजन के अनुपात से बांट दी गई। इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे हम, एंट्री बताते हैं आपको हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, टू फर्नीचर अकाउंट 4200 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4800 रुपए, टू मशीन अकाउंट 5100 रुपए, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1800 रुपए। बीइंग एसेट्स एप्रिसिएटेड, इधर का लेखा हम करेंगे जो लाभ पक्ष में दिखाया गया है। स्टॉक अकाउंट DR 4,000 रुपए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट DR 800 रुपए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग एसेट्स एप्रिसिएटेड। एक लेखा और बनाया जाना है जो हानि का बंटवारा हुआ है। ये एंट्री बनाई जाएगी एज कैपिटल DR, बीज कैपिटल DR, सीज कैपिटल DR, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ए एंड बी एंड सी कैपिटल। प्यारे बच्चों, ये एंट्री आपको बता दी गई है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया गया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें अब हम नया अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यह नियम नंबर 3 का सवाल है। क्योंकि आप देख रहे हैं अंतिम जो पॉइंट लिखा है, साझेदारों का पूंजी खाता उनके लाभ विभाजन अनुपात में डी की पूंजी को आधार मानते हुए होगा। या कभी कभी प्रश्न में यह वाक्य लिखा रहेगा, सब साझेदारों के पूंजी खाते लाभालाभ अनुपात में कर दिया जाए, तो हम समझ जाएंगे यह नियम नंबर 3 का सवाल हुआ, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, पुराने साझेदारों के नए अनुपात की गणना पड़ती है। और हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों के नई पूंजी की जानकारी भी हम करते हैं। इसलिए आइए पहले हम क्या करेंगे, नया लाभ हानि अनुपात की गणना पहले हम करेंगे। प्यार बच्चों, ये खाता समझ आ गया ना, वेरी गुड। ये लाभ हानि खाते की तरह बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लाभ हानि खाता ही है, इसलिए इसमें जो संपत्ति के मूल्य बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, इसका लेखा इसी खाते में हम करते हैं। आइए अब हम क्या करेंगे, नया लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। क्योंकि यह नियम नंबर 3 का सवाल है, हमें पुराने साझेदारों के नए अनुपात की जानकारी भी करना होगा। यहाँ लिखेंगे नया लाभ हानि अनुपात। आप यहाँ देख रहे हैं फर्म में 3 साझेदार हैं, A, B, C।
इनका अनुपात है 2:3:5 है। डी को फर्म में प्रवेश दे रहे हैं, इसको हम 1/6 का भागीदार बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? पुराने साझेदार ही बना रहे हैं। तो डी के पक्ष में 1/6 भाग का परित्याग ए, बी और सी कर रहे हैं। तो ए, बी, सी के पास कितना भाग बचा, ये हम कैसे निकालते हैं? 1 - 1/6 कर देते हैं, क्योंकि 1 का 1/6 भाग नए साझेदार को दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे ए, बी और सी के पास कितना भाग बचा है। तो आइए देखते हैं। 6 × 1 = 6, ऋण 1 बराबर कितना होगा? 5/6 भाग। ये क्या है? पुराने साझेदारों के पास बचे हुए भाग हैं। और नया अनुपात कैसे निकालते हैं? पुराने साझेदारों के पास बचे हुए भाग गुणे क्या होता है? पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात बराबर क्या होता है? पुराने साझेदारों का नया अनुपात हमको मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। अब ये करेंगे, इसको हम कहते हैं 2/10, 3/10, 5/10। ये पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात है। अब ये क्या है? पुराने साझेदारों के पास बचा हुआ भाग है। अब हम क्या करेंगे? दोनों में गुणा करके हम साझेदारों के नए अनुपात की जानकारी हम कर लेंगे। यहाँ करते हैं 5/6 गुणे पुराने का पुराना अनुपात 2/10 बराबर होगा 2/10, 10×6 = 60। ये ए का नया अनुपात निकल रहा है। फिर हम बी का निकालते हैं 5/6, ये बचा हुआ भाग है, गुणे पुराने का पुराना अनुपात, तो 3/10 ये बी का अनुपात है। पुराना अनुपात है, गुणा कर दिया जाए 3×5=15, 10×6 = 60। ये बी का नया अनुपात निकल रहा है। फिर हम देखेंगे सी वाले को हम एडजस्ट करेंगे। 5/6 ये बचा भाग पुराने वालों के पास है, और गुणे पुराने का पुराना अनुपात क्या है? 5/10, ये सी का पुराना अनुपात है। गुणा कर दिया गया 5×5=25, 10×6 = 60। ये सी का नया अनुपात निकल रहा है। और आप देख रहे हैं डी का अनुपात 1/6 है। इसको भी हम इनके बराबर करें 1/6 गुणे, देख रहे हैं ए का हर 60 है, बी का हर 60 है, सी का हर 60 है। तो 60 हर डी का भी करना है। ये कैसे होगा? 10×6 = 60 होता है। इसलिए यहाँ करेंगे 10/10। जिस संख्या से नीचे गुणा उस संख्या से ऊपर भी गुणा होता है, इसलिए 10/10 किया गया। तो गुणा करिए, 10 × 1 = 10 हुआ, 10×6 = 60 हुआ। ये डी का अनुपात हो गया। अब देखें सबका अंश और हर बराबर हो गया। अब अंश को हम ले लें, तो 10:15, 10:15:25, 25:10। देखें सभी साझेदारों के ये अंश है, ये हर है। हर सबके बराबर हो गए, तो अंश को हम ले करके उसको हम और छोटा कर लें, अर्थात इसमें 5 से भाग कर दें। तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। इसको हम कहते हैं 2, 3, 5, 5, 10, 12, 2/12, 3/12, 5/12 और 2/12। ये आपका नया अनुपात निकल गया। प्यारे बच्चों, अगर भविष्य में 2, 3, 5, 5, 10, 2, 12 अगर 12 रुपये का लाभ होगा, तो 2 रुपये ए लेगा, 3 रुपये बी लेगा, 5 रुपये सी लेगा और 2 रुपये डी लेगा भविष्य के लाभों को बांटने के लिए। प्यारे बच्चों, ये नया अनुपात निकाल दिया गया। इसी में हम क्या करेंगे? पुराने साझेदारों की नई पूंजी की हम गणना करेंगे, क्योंकि यह नियम नंबर 3 का सवाल है। हम क्या करते हैं? नए साझेदारों की पूंजी को आधार मान करके हम क्या करते हैं? पुराने साझेदारों की नई पूंजी की हम गणना करते हैं। तो आइए, ये जो नया अनुपात हमारा निकला 2:3:5:2, 2/12, 3/12, 5/12 में हमको इनकी नई पूंजी निकालनी है। आइए हम निकालते हैं। अब पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना हम करेंगे। प्यारे बच्चों, यह नियम नंबर 3 का सवाल है। कैसे पहचान किया गया?
ये छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं, साझेदारों का पूंजी खाता उनके लाभ विभाजन अनुपात में डी की पूंजी को आधार मानते हुए होगा। तो हम समझ रहे हैं कि यह नियम नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, नियम नंबर 3 के नियमों का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों की नई पूंजी की जानकारी हम करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना, नई पूंजी की गणना। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं डी हमारे फर्म में आया है, 1/6 का भागीदार है, तो कितनी पूंजी दे रहा है, 32,000 की पूंजी। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/6 भाग के लिए 1/6 भाग के लिए डी की पूंजी, डी माने जो नए के रूप में आ रहा है, डी की पूंजी बराबर 32,000 रुपये। इसलिए एक भाग के लिए डी की पूंजी क्या हो जाएगी, 32,000 गुणे 6/1 कर देंगे। इस संख्या को पलट देते हैं, क्योंकि एक बड़ा होता है 1/6 छोटा होता है, इसलिए संख्या को हम पलट देते हैं। इसलिए नया अनुपात निकाला गया है, देख रहे हैं 2 3 5 2, 2/12 भाग के लिए, इसलिए 2/12 भाग के लिए ए की नई पूंजी क्या होगी, ए की नई पूंजी बराबर 32,000 गुणे 6/1 गुणे 2/12, 6 दूनी 12, ये 2 कट गया, 32,000 रुपये की पूंजी, ये देख रहे हैं ए की नई पूंजी निकल करके आ रही है। यही पूंजी फर्म में ए को रखना होगा। पुनः हम देख रहे हैं 3/12 भाग के लिए हम बी की पूंजी का पता कर लें, इसलिए 3/12 भाग के लिए बी की नई पूंजी, बी की नई पूंजी बराबर क्या होगा, 32,000 गुणे 6/1 गुणे 3/12, 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए, 16,000 रुपये होगा। 16 गुणे 3 करिए, 16 3 48,000 रुपया होगा। ये देखिए बी की नई पूंजी आ रही है। अब देखें फर्म में बी को 48,000 रुपये की पूंजी रखना होगा। अब हम सी की पूंजी का पता कर ले, जो 5/12 भाग के लिए क्या पूंजी होगी। इसलिए पुनः लिखेंगे 5/12 भाग के लिए सी की पूंजी क्या होगी, तो सी की नई पूंजी हम जानकारी कर लें, 32,000 गुणे 6/1 गुणे 5/12, 6 दूनी 12, 2 से काटिए, 16,000 आएगा, 16 गुणे 5 करिए, 16 बचे 80,000 रुपये की पूंजी इसी फर्म में रखेगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ए बी सी की नई पूंजी निकाल ली गई, अर्थात फर्म में ए को 32,000 की नई पूंजी रखना होगा, बी को 48,000 रुपये रखना होगा, सी को 80,000 रुपये रखना होगा। प्यारे बच्चों ये नई पूंजी निकाल दी गई। 1/6 भाग के लिए डी की पूंजी 32,000 रुपये होती है, इसलिए एक भाग के लिए क्या हो जाएगा, 32,000 का 6 गुना वो फर्म में ला के देगा। क्योंकि होल साझेदार बन गया हो, एक भाग माने क्या होता है, फर्म का पूरे भाग का भागीदार हो गया हो, तो 32,000 का 6 गुना पूंजी लाख हमको देगा हो। इसलिए 2/12 भाग के लिए ए की नई पूंजी क्या होगी, तो 32,000 रुपये होगी। इसलिए 3/12 भाग के लिए बी की नई पूंजी क्या होगी, तो 48,000 रुपये होगी। और 5/12 भाग के लिए सी की नई पूंजी क्या होगी, तो 80,000 रुपये ये पूंजी निकल रही है। ये पूंजी कहाँ दिखाई जाएगी, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाई जाएगी। आइए अब हम क्या बनाएंगे, अब हम पूंजी खाता बनाएंगे। प्यारे बच्चों सवाल समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और हम देखेंगे किस साझेदार की पूंजी
कौन फर्म में ले आएगा, कौन फर्म से ले जाएगा, ये पूंजी खाता बनाने से मालूम होगा। तो अब लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, पन्ने को हम 2 भाग में बांट देंगे। अब देखिए पन्ने को 2 भाग बांट दिया गया। बाएं भाग को हम कहते हैं डेबिट पक्ष, दाएं भाग को कहते हैं क्रेडिट पक्ष। प्रत्येक पक्ष में उतने खाने बनाइए जितने साझेदार हैं, एक खाना अलग से होगा जिसको बोलते हैं विवरण। तो देखिए अब खाने हमारे 4 हो जाएंगे, साझेदारों के हो जाएंगे। एक खाना किसके लिए होगा, पार्टिकुलर के लिए होगा। तो ये हुआ पार्टिकुलर, यह ए का कॉलम, यह बी का कॉलम, यह सी और डी, ए बी सी डी। इधर भी देखेंगे पार्टिकुलर का कॉलम हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये कॉलम हमारा हो रहा है पार्टिकुलर का कॉलम। ये कॉलम हुआ पार्टिकुलर। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं पूंजी यहाँ लिखी गई है। पूंजी खाते ए की, बी की, सी की लिखी गई है। यह पूंजी कहाँ लिखेंगे हम, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। ए की पूंजी है 36,000 रुपये, ए के कॉलम में लिखा गया। बी की पूंजी है 44,000 रुपया, बी के कॉलम में लिखा गया। सी की पूंजी है 52,000 रुपया, ये सी के कॉलम में लिखा गया। डी की कोई पुरानी पूंजी नहीं है क्योंकि डी अभी फर्म में नए के रूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ गैप किया गया। पुनः हम लिख रहे हैं बाई गुडविल अकाउंट। जो ख्याति डी हमारे फर्म में रख दिया है, 6,000 ख्याति दिया है, तो 6,000 रुपये ख्याति में हम इसको बांट देते हैं। ये 4200 रुपया, उसका मूल्य कम हुआ है 4800 रुपया और 5100 रुपया। तो आइए हम इसको बांटते हैं। 6,000 रुपये ख्याति दी गई है, इसको हम कैसे बांटेंगे, 2:3:5 में। 2, 3, 5, 5, 10, 2/10 होगा। 1200 रुपये की ख्याति में हिस्सा कौन पाएगा, ए। 6,000 गुणे 3/10, 3 6 1800 रुपया, ये कौन पाएगा, बी। 6,000 रुपये गुणे 5/10, 3,000 रुपये, ये देखिए सी पाएगा। ये मिला 6,000 रुपये हो रहा है। तो 1200 रुपये ख्याति में हिस्सा पाएगा ए, 1800 रुपये ये पाएगा बी और 3,000 रुपया ये पाएगा सी। डी कुछ नहीं पाएगा क्योंकि डी देने वाला है, ए बी सी बांटने वाले हैं, इस ख्याति को बांट लिए। अब आइए देखते हैं, लिखा है लाभ हानि खाता। बहियों में पहले से लाभ हानि खाता दिखाया गया है। इस लाभ हानि के जिम्मेदार कौन हैं, पुराने साझेदार होंगे। कैसे बांटा जाएगा, 14,000 रुपये का लाभ हानि जो बना है ये 2/10 में, 14,000 गुणे 3/10 में होगा और 14,000 गुणे 5/10 में ये सी पाएगा। आइए, एक शून्य कट गया, 14 दूनी 2800 रुपया, एक शून्य कट गया, 14 सिया 4200 रुपया डी पाएगा। एक शून्य कट गया, 7,000 कौन पाएगा, ये देखिए सी पाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया बाई पी
एंड एल अकाउंट। लाभ हानि खाते से तो 2800 रुपया ए पाएगा ए, 4200 रुपया लाभ हानि में हिस्सा पाएगा बी, और 7000 रुपया लाभ हानि में हिस्सा सी पाएगा। इसमें डी कोई हिस्सा नहीं पाएगा क्योंकि डी अभी नए के रूप में आ रहा है। अब अगर फर्म में कोई लाभ होगा तो डी इसमें लाभ में हिस्सा पाना शुरू कर देगा। अब आइए हम देखते हैं, फर्म में देख रहे हैं ये हानि लिखा है, हानि का लेखा हम डेबिट पक्ष में करते हैं तो लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन। लॉस यानी हानि की वजह से खाता यहाँ लिखा जा रहा है, तो ए को 2220 रुपये की हानि उठानी पड़ी है, बी को 3330 रुपये की हानि उठानी पड़ी है, सी को 5550 रुपये की हानि उठानी पड़ी है, डी इस हानि में कोई जिम्मेदार नहीं हुआ है। अब पुनः देखेंगे आप, ख्यात यहाँ लिखा है 20,000 रुपये से। अब बताइए आप, ये जो बहियों में ख्यात खाता पहले से खुला हुआ है इसको हम बंद करेंगे। बंद करने का नियम बताया गया है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते पुराने अनुपात में डेबिट किए जाएंगे। तो ये 20,000 रुपये ख्याति है, इसको हम क्या कर दें, 2:3:5 में इसको हम डेबिट कर दें, अर्थात 2/10 20,000 गुणे 3/10 और 20,000 गुणे 5/10 में हम ख्याति को बंद कर दें। तो 4,000 रुपये से ए की पूंजी डेबिट की जाएगी, 2/3 6,000 रुपये से बी की पूंजी डेबिट की जाएगी, और 5 दूनी 10,000 रुपये से ये देखिए सी की पूंजी डेबिट की जाएगी, क्योंकि हम खाते को बंद कर रहे हैं। जब खाते को बंद करते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या होंगे, डेबिट किए जाएंगे। यहाँ लिखेंगे टू गुडविल क्लोज्ड माने बंद की गई। तो देखें 4,000 रुपये से ए की पूंजी को डेबिट किया जा रहा है, 6,000 रुपये से बी की पूंजी को डेबिट किया जा रहा है, और 10,000 रुपये से सी की पूंजी को डेबिट किया जा रहा है। अब यह ख्याति बंद हो गई, अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यह ख्याति अब नहीं दिखाई जाएगी। और आप देख रहे हैं नई पूंजी अभी आई निकल करके, तो उस नई पूंजी को हम थोड़ा यहाँ जगह बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ए की पूंजी देख रहे हैं 32,000 रुपये नई पूंजी आई थी, बी की पूंजी जो नई आई थी वो 48,000 रुपये की आई थी, और सी की पूंजी 80,000 रुपये जो नई पूंजी निकाली गई थी वो है, और डी की पूंजी 32,000 रुपये, यही तो बेस बनाया गया था, यही आधार थी, इसलिए डी वाले कॉलम में लिखा गया 32,000 रुपये। प्यारे बच्चों देखिए सभी लेखा कर लिया गया, अर्थात पुरानी पूंजी को लिखी गई, ख्यात जो बांटा गया वो लिखा गया, लाभ हानि बांटा गया वो लिखा गया। डेबिट में क्या लिखा गया है, जो हानि आई है डेबिट किया गया, जो ख्यात को बंद किया गया उससे पूंजी को डेबिट किया गया। अब हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में देखेंगे कौन साझेदार फर्म से कैश ले जाएगा, कौन साझेदार फर्म में कैश लाएगा। अब पूंजी खाते को बंद करने से मालूम किया जाएगा। तो देखें ए का पूंजी खाता पहले हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ए का क्रेडिट बैलेंस अधिक है। जोड़ते हैं 0 0 8 2 10 हासिल आएगा 1, 7 1 8 2 10 हासिल आएगा 1, 3 1 4, अर्थात 40,000 रुपये पूंजी खाता ये क्रेडिट का योग ए का हुआ है, इसलिए इसको यहाँ भी लिखते हैं हम ए वाले कॉलम में 40,000 रुपया हम डेबिट पक्ष में भी लिख दें। इसमें से इसको जोड़ के घटाएं हम, तो जितना अधिक पूंजी होगी वह ए फर्म से निकाल ले जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अर्थात रोकड़ खाते का। अब देखिए ये 32,000 रुपये की नई पूंजी है, जोड़ते हैं 0 हुआ, यहाँ 2 लिखा गया, 10 में से 2 गए, कितना होता है 8 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 9 में से 2 गए, कितना होगा 7 होगा, 4 2 6 3 9, यहाँ देखें कितना आएगा 1, यानी 1780 रुपया ये फर्म से निकाल ले जाएगा, क्योंकि ए के पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस अधिक है, डेबिट बैलेंस कम है। डेबिट माने क्या होता है, ड्यू टू दैट
उनको दिया जाना है, तो ए को दिया जाना है 1780 रुपये रोकड़ के रूप में हम भुगतान करेंगे, क्योंकि इनकी पूंजी इतने रुपए से अधिक हो रही है। अब आइए हम बी और सी का योग कर लें। बी और सी का देख रहे हैं डेबिट पक्ष का योग अधिक है, तो जोड़ते हैं 0 3 3 6 3 9 8 17 4 1 5 57,330 रुपया ये बी की पूंजी खाते का डेबिट शेष है। सी का जोड़ लेते हैं 0 5 5 और 5 1 6, ये 5 होगा, 8 1 9 होगा, 95,550 रुपया ये देखिए सी की पूंजी खाते का डेबिट शेष हुआ, और इसका देख रहे हैं 32,000 रुपया है। यही योग हम यहाँ भी लिख लें। यहाँ लिखेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे बाई करे से काम, अर्थात कितना रोकड़ कौन ला रहा है। तो देखेंगे यहाँ हम पहले बी के पूंजी खाते का योग लिख लें और सी के पूंजी खाते का योग लिख दें। हम देखें बी का कितना है 57,330 है, और इनका कितना है 95,550 रुपया है। अब देखिए यहाँ से घटाइए, ये देखिए 0 है, ये 3 लिखा गया, 8 2 10 है, इसके नीचे 0 लिखा गया, 3 आएगा, 3 हुआ। हाँ फिर एक आया 5 1 6 4 10, यहाँ देखेंगे 7 आएगा, एक आया और ये खत्म हो गया। यानी 7,330 की कैश कौन लाएगा, ये बी फर्म मिला के पूरा करेगा। चूंकि बी के पूंजी खाते का डेबिट पक्ष अधिक है, क्रेडिट पक्ष कम है। डेबिट का मतलब क्या होता है, ड्यू फ्रॉम दैट, सी द्वारा दे। अब यहाँ देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष का जोड़ के घटाइए, यहाँ से 0 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ भी 5 हुआ, 3 2 5 7 5 12, यहाँ कितना हुआ 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 6 यहाँ 3, 33,550 की कैश कौन लाएगा, ये देखिए फर्म में सी लाख पूरा करेगा। क्योंकि इसकी पूंजी का देख रहे हैं डेबिट पक्ष अधिक है। आपको बताया गया है डेबिट माने क्या होता है, ड्यू फ्रॉम दैट। प्यारे बच्चों ये पूंजी खाता बना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हम पाए, ये फर्म से 1780 की कैश ले जाएगा, और बी क्या करेगा 7,330 की कैश लाख फर्म में पूरा करेगा, और सी क्या करेगा 33,550 रुपये कैश लाख पूरा करेगा। क्योंकि बी और सी का डेबिट पक्ष का जो अधिक है, और ए का कौन सा पक्ष अधिक है, ए का क्रेडिट पक्ष अधिक है, इसलिए उसको फर्म से निकाल ले जाएगा, और बी और सी क्या करेंगे फर्म में इतनी कैश लाख पूरा करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों एक पूंजी खाता बन गया। अब यही पूंजी हम क्या करेंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आप ये नई पूंजी दिखाएंगे, और ये जो कैश कोई ले रहा है कोई ला रहा है उसका लेखा कहाँ करेंगे, रोकड़ खाते में करेंगे हम। यार बच्चों ये पूंजी खाता बन गया। अब बनाते हैं कैश अकाउंट। तो देखें ए जो है 1780 रुपया फर्म से ले जाएगा, और बी जो है 7,330 की कैश लाएगा, ये 33,550 की कैश लाएगा। तो ये निकालेंगे, ये प्लस मानी लाएंगे। अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट, और फिर अंतिम प्रक्रिया हमारी होती है बैलेंस शीट बनाने की। अब बनाएंगे कैश अकाउंट। प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत सहज है, आसान है, थोड़ा आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आइए कैश अकाउंट बनाया जाए। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। इसके डेबिट पक्ष में क्या होता है, समस्त प्राप्तियां लिखी जाती हैं। ये क्रेडिट पक्ष हुआ, एक डेबिट पक्ष हुआ। पार्टिकुलर अमाउंट
AMT, यहाँ भी लिखेंगे पार्टिकुलर AMT। आप देख रहे हैं नकद लिखा है 18,000 रुपये, इसको हम रोकड़ के डेबिट पक्ष में उतारना है, लिखेंगे टू बैलेंस BD, रोकड़ का पिछला शेष लाए, कितना है 18,000 रुपये, रोकड़ का पिछला शेष रोकड़ के डेबिट पक्ष में उतार लाया गया। और देखिए कैश कहाँ पा रहे हैं, डी आपके फर्म में प्रवेश कर रहा है, 32,000 रुपये की पूंजी, 6,000 रुपये ख्याति नकद दे रहा है, तो लिखेंगे हम टू डीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, देखें बी 32,000 की नगद पूंजी दे रहा है, 6,000 रुपये की नगद ख्याति ला रहा है, इससे कैश बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ बी और सी दोनों ही पूंजीदार फर्म में दे रहे हैं, इसलिए इसका भी लेखा डेबिट पक्ष में किया जाएगा, तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल, कितना ला रहा है अभी 7,330 की कैश ये फर्म में लाकर पूरा कर रहा है। टू सीज कैपिटल, सी फर्म में कितनी कैश ला रहा है 33,550 की कैश ला पूरा कर रहा है। और आप देख रहे हैं ए फर्म से 1780 की कैश निकाल रहा है, इसका लेखा इधर किया जाएगा अर्थात क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा, तो बाई एज कैपिटल, ए 1780 रुपये की कैश फर्म से निकाल रहा है। अब देखते हैं कुल कितनी कैश हमारे फर्म में हो गई, 0 5 3 8 5 3 8 8 2 10 6 16 7 23 23 3 26 हासिल है 2 2 1 3 3 6 6 3 9 96,880 रुपये कुल कैश हमारे फर्म में हो गई। अब यहाँ लिखेंगे हम बाई बैलेंस CD, शेष आगे ले गए तो इसका योग यहाँ कर रहे हैं हम 96,880 रुपया यहाँ भी लिख रहे हैं हम, इसमें से हम 1780 को घटा दें तो 0 8 में से आ गए 0 होगा, 8 में से आ गए 1 होगा, 6 में से 1 गए 5 होगा और 9 होगा। 95,100 रुपये कैश हमारे फर्म में बच रही है। यही कैश हम कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। प्यारे बच्चों ये कैश अकाउंट बना दिया गया। हम क्या पाए, हमारे फर्म में 95,100 रुपये की कैश हो गई। यही कैश हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे। ये कैश अकाउंट बना दिया गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यार बच्चों ये रोकड़ खाता बना दिया गया। अंतिम प्रक्रिया हमारी होती है न्यू बैलेंस शीट ऑफ दी फर्म। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम अब बैलेंस शीट हमारी अंतिम प्रक्रिया होती है न्यू बैलेंस शीट ऑफ दी फर्म। एज ऑन करके दिखाते हैं इसको हम। अब हम क्या करते हैं, बाईं तरफ लायबिलिटी एंड कैपिटल लिखेंगे। यहां लिखेंगे लायबिलिटी एंड कैपिटल। यहाँ लिखते हैं AMT मीन्स अमाउंट। इधर लिखेंगे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। यहाँ लिखेंगे AMT मीन्स अमाउंट। आइए अब देखते हैं हम पूंजी खाता लिखा है लेकिन लेनदार पहले लिखेंगे हम। क्रेडिटर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है,
64,000 रुपया लेनदार है, ये यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। पुनः लिखा है देय विपत्र, इसको हम बीपी कहते हैं, ये 32,000 रुपया है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, यथावत लिख दिया गया। इसके बाद आप देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये देखिए 1800 रुपये लिखा है, तो 1800 रुपये का लेखा यहाँ चिट्ठे के दायित्व पक्ष भी किया जाएगा, क्योंकि यह किराया किसी को देना है। इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल ए बी सी डी। ए की पूंजी है, जो नई पूंजी निकल करके आई है 32,000 रुपये। बी की पूंजी है 48,000 रुपये। सी की पूंजी है 80,000 रुपये और डी की पूंजी है 32,000 रुपये की पूंजी लिख दी गई। यहाँ आइए कैश संपत्ति में लिखेंगे हम, कैश अभी निकाला गया है 95,100 रुपये की कैश हो गई। प्राप्त विपत्र लिखेंगे, इसको हम BR कहते हैं, अर्थात बिल्स रिसीवेबल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो 24,000 रुपया प्राप्त विपत्र है, चिट्ठे के संपत्ति में पक्ष में दर्शाया जा रहा है। फर्नीचर, इसके मूल्य में कमी आई है, फर्नीचर का मूल्य है 28,000 रुपये, इसमें 15% इसका मूल्य कम हो गया है, तो कितना कम हो गया है 4200 रुपया लेस DEP माने होता है डेप्रिसिएशन। कितना मूल्य कम हो गया 4200 रुपये इसका मूल्य कम हो गया, इसलिए यहाँ से घटाइए 0 0 10 में से 2 गए 8 होगा, 7 में से 4 गए 3 होगा, 23,800 रुपया फर्नीचर का मूल्य शेष रहा, यही बचा मूल्य है। इसके बाद स्टॉक देखिए 44,000 रुपया है, लेकिन इसका मूल्य अब 48,000 रुपया हो गया, तो ऐड करिए, इसमें जोड़िए ऐड एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन माने जोड़ा वृद्धि, 4,000 रुपया इसका बढ़ गया मूल्य, तो 48,000 रुपया अब स्टॉक का मूल्य हो गया, जो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में बढ़े मूल्य को दर्शाया जा रहा है। इसके बाद देखिए डेटर्स, देनदार के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है, 42,000 रुपया जो पूर्ववत है वही दिखाया जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विनियोग इन्वेस्टमेंट, विनियोग का मूल्य है 32,000 रुपये, इसके मूल्य में देख रहे हैं 4800 रुपये की कमी आई है, तो लेस करेंगे DEP डेप्रिसिएशन, इसका मूल्य 4800 रुपये से कम हो गया, तो कम कर दीजिए 0 0 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7 होगा, 27,200 रुपये विनियोग का मूल्य शेष रहा। मशीन का मूल्य आप देख रहे हैं 34,000 रुपया है, इसका मूल्य कितना कम हो गया है 5100 रुपया, तो लेस करेंगे DEP अर्थात डेप्रिसिएशन 5100 रुपया इसमें से घटा दीजिए, तो कितना मूल्य बचा 0 0 10 में से 1 गए 9 होगा, 13 में से 5 गए 8 होगा, 28,900 रुपया होगा। और लिखेंगे हम प्रीपेड सैलरी, जो पूर्वदत्त वेतन है 800 रुपया, इसका लेखा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं 0 0 8 4 2 6 7 2 9 8 17 2 19, हासिल आएगा 1 7 3 10 3 13 13 4 17 8 25 3 28, 2,89,800 रुपया दायित्व का योग हुआ। संपत्ति का योग देख लें 0 0 8 1 9 2 11 9 20 8 28, हासिल आएगा 2 5 2 7 7 4 11 3 14 14 8 22 22 2 24 24 7 31 31 8 39, हासिल आएगा 3 9 3 12 2 14
14 2 16 4 20 4 24 2 26 2 28 2,89,000 रुपया ये संपत्ति का योग हुआ और दायित्व का योग भी इतना हुआ। अर्थात हमारा सवाल सही है। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, थैंक्स।